Bismillahirrahmanirrahim. My name is डॉक्टर नाज़िया फ़ईद फ्रॉम केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और आप लोगों का फ़िज़िकल केमिस्ट्री BS फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स मैं आपको पढ़ाऊँगी। और जैसा कि आपके इल्म में होगा कि इसका कोर्स टाइटल जो है वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है और कोर्स कोड जो है वो CHEM 371 है, जो कि 3+1 क्रेडिट आवर का कोर्स है। स्टार्ट में एक इनिशियल क्लास आप लोगों की इंट्रोडक्शन क्लास ली थी मैंने, उसमें थोड़ी सी डिटेल मैंने क्रेडिट आवर के हवाले से बताई थी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट उसमें शामिल नहीं थे। अगेन बता देती हूँ कि यूनिवर्सिटी में 3+1 क्रेडिट आवर का जो कोर्स हम पढ़ा रहे होते हैं उसमें 3 के मीनिंग ये हैं कि पर वीक आपके पास उस सब्जेक्ट के 3 लेक्चर्स होंगे और एक प्रैक्टिकल का लेक्चर या एक प्रैक्टिकल होगा आपका। अब क्योंकि जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें लैब्स तो नहीं हो रही, लैब्स का क्या शेड्यूल होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो भी हमें ऑर्डर मिलेंगे या जिस तरह भी शेड्यूल सेट होगा, अगर ये ओपन होता है तो प्रैक्टिकल के हवाले से हमारा डिस्कशन बाद में होगा। फ़िलहाल जो आपके पास 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है, सिलेबस है, उसमें आपके टोटल 5 चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स है, गैसेस है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक्स है। इन 3+1 क्रेडिट आवर में जो 3 क्रेडिट आवर आपके पास थ्योरी के हैं उसमें 1 क्रेडिट आवर का कोर्स मैं लूँगी और 1 क्रेडिट आवर का कोर्स आपका सर ज़ीशान पढ़ाएंगे और इसी तरह डॉक्टर खालिद जो हैं वो 1 क्रेडिट आवर का वो लेंगे, यानी पर वीक 3 क्रेडिट आवर के कोर्सेज आपके इस तरह कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो मेरे क्रेडिट आवर में जो चैप्टर मुझे आपको पढ़ाना है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका बेसिक मीनिंग हमें अगर इल्म में हो तो हमें उसको पढ़ना आसान हो जाता है। तो केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। केमिकल काइनेटिक्स के मीनिंग क्या है? केमिकल से यकीनन केमिस्ट्री है तो उसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल, कोई ना कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन शामिल होगा, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। जबकि काइनेटिक्स क्या है? काइनेटिक उनके रिएक्शन पे बेस करती है, यानी काइनेटिक एनर्जी पे बेस करते जो रिएक्शन की प्रोसीडिंग्स हैं या रिएक्शन की स्पीड है या उसका रेट है, इन तमाम की डिटेल या उन पे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द ऑल डिटेल ऑफ चैप्टर वी मस्ट नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ये आपके पास स्लाइड आपको जो नज़र आ रही है उसमें बेसिक डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स की लिखी हुई है कि केमिकल काइनेटिक्स ऑल्सो नोन एज अ रिएक्शन काइनेटिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज़ कंसर्न विद द अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। यकीनन एक लिखी हुई डेफिनेशन है, हर किताब में फ़िज़िकल केमिस्ट्री की आपको मिल जाएगी, नेट पे मिल जाएगी, लेकिन बेसिकली आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है रेट, इसको हम मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट, क्योंकि तमाम की तमाम डेफिनेशन इसके रेट पे या इस वर्ड पर जो है वो बेस करती है। सबसे पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स को शामिल करने की ज़रूरत क्या थी। तो आपके इल्म में होगा फ़िज़िकल केमिस्ट्री इट्सेल्फ क्या है कि फ़िज़िकल स्टेट्स की बेस पे किसी भी रिएक्शन की एनालिसिस है, उसमें भी एक ब्रांच इसकी केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली जो है वो हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। अगर बहुत सादा अल्फाज में रेट के बारे में बात की जाए तो रेट का मतलब ये है कि स्पीड ऑफ द रिएक्शन, आपका रिएक्शन किस स्पीड से चलेगा, आपको प्रोडक्ट कितनी देर में मिलेगी, रिएक्टेंट किस स्पीड से कंज्यूम होंगे, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन रिएक्शन को आप फास्ट कहेंगे, स्लो कहेंगे या मॉडरेट कहेंगे। तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको केमिकल काइनेटिक्स के थ्रू मिलती है। इसके अलावा अगर रिएक्शन आपके पास मल्टी स्टेप रिएक्शन है या सिंगल स्टेप रिएक्शन है, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या सिंपल रिएक्शन है, ये भी इंफॉर्मेशन आपको केमिकल काइनेटिक्स से मिलती है। इसके अलावा आपके इल्म में होगा जब भी केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले रिएक्टेंट के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स को सेट किया जाता है।
जिसमें उसकी सॉल्वेंट की कंडीशंस भी हो सकती हैं। सबसे मेनली टेम्परेचर है या कंसंट्रेशन है या कैटलिस्ट उसमें शामिल होगा या नहीं होगा। ये तमाम फैक्टर जो किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने में या उसकी स्पीड को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो मेनली अगर आपसे पूछा जाए कि केमिकल काइनेटिक्स आपको क्या बता रही है, आपको क्या समझ आता है या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि ये बेसिकली वो ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री की जो तमाम फैक्टर्स का क्या इफ़ेक्ट होगा किसी रिएक्शन पे, या उसकी स्पीड क्या होगी या उसका रेट क्या होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ये कुछ स्लाइड्स आपके सामने कुछ एज अ एग्जाम्पल शो की गई हैं कि जैसे अभी मैंने जिक्र किया स्पीड की बात हो रही है, तो कुछ रिएक्शन बहुत स्लो रिएक्शंस होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ इंतहाई फास्ट होते हैं। पहली फिगर में आपको नज़र आ रहा है रस्टिंग ऑफ द आयरन। रस्टिंग का क्या मतलब होता है? जंग लगना, किसी चीज़ को जंग लगना। ये एक कॉमन जो है वो एग्जाम्पल है, हर एक की नज़र से गुजरी होगी यकीनन कि अगर मॉइस्चर हो और इमल्शन ना अप्लाई किया गया हो तो कहीं भी आयरन पर रस्टिंग हो जाना एक आम सी बात है। लेकिन ये रस्टिंग एब्रप्टली नहीं होती कि जिस तरह आपको याद होगा आपने एसिड बेस रिएक्शंस किए, आप एसिड्स को लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क में या बेस को ब्यूरेट में लेते हैं, इंडिकेटर डालते हैं और विद इन द फ्यू मिनट्स या फ्यू सेकंड जैसे ही आप एसिड बेस को शामिल करते हैं आपके पास रिएक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट बन जाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर जनरेट हो जाता है। जबकि रस्टिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू दैट रिएक्शन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। सिमिलरली अगर किसी मॉडरेट प्रोसेस की बात करें तो एक कॉमनली एक हाउस होल्ड एग्जाम्पल आपके पास दी गई है बेकिंग। इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं जो कि स्लो रिएक्शन या एक मॉडरेट रिएक्शन कह सकते हैं कि हाफ आवर विद इन द आवर ये तमाम चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। सिमिलरली जब वेरी फास्ट रिएक्शन को देखते हैं तो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस जो हैं, जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं या कोई और एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, इवन आप माचिस की तीली को ही जला के देख लें क्योंकि वहाँ पे एक्सप्लोसिव बहुत माइनर क्वांटिटी में होता है लेकिन एब्रप्टली रिएक्शन हो जाता है, बर्निंग हो जाती है। तो ये क्या थी? ये वेरी फास्ट रिएक्शन था। तो इट्स मीन कि रिएक्शन कैन बी वेरी स्लो, कैन बी वेरी फास्ट, कैन बी मॉडरेट एज कम्पेयर टू द अदर रिएक्शंस। अब बेसिकली जब साइंटिफिकली रेट को कंसिडर किया जा रहा हो तो एक्चुअली जो है वो रेट इटसेल्फ क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो या डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। ये दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं जो कि किसी भी रिएक्शन की प्रोसीडिंग में या हम ये समझते हैं कोई रिएक्शन जो है वो हो रहा है। अब पर यूनिट टाइम यानी जिस तरह हम डिस्टेंस को मेजर कर रहे होते हैं, पर यूनिट टाइम स्पीड को मेजर कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लेंगे। या हम कह दें कि पर यूनिट टाइम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कितनी हो रही है, या हम कह दें कि पर यूनिट टाइम रिएक्टेंट की डिसअपियरेंस कितनी हो रही है। यहाँ एक रिएक्शन को कंसिडर किया गया है, रिएक्टेंट ए जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट बी में। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मल्टीपल रिएक्टेंट भी ले सकते हैं, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट भी बन सकती हैं उसमें, लेकिन एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने रिएक्टेंट ए को कंसिडर किया है जो कि प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे अच्छी तरह से समझने के लिए इसको डिफरेंट कलर के मॉलिक्यूल से रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट रिएक्टेंट को जब हम मॉनिटर करें तो अब फर्स्ट बीकर में आपको नज़र आ रहा होगा कि पर्पल मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। These dots are representing the number of molecules। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आप ग्राफ में भी देखते जाएं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर्पल लाइन जो आपको मैक्सिमम नज़र आ रही है एट द ज़ीरो टाइम ऑफ इंटरवल, इट्स मीन कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज हायर और द हाईएस्ट अमंग ऑल दीज बीकर्स। पर्पल कलर या पर्पल मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटिंग द रिएक्टेंट ए कंसंट्रेशन। जब टाइम आपका प्रोसीड करता है, रिएक्शन प्रोसीड करता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए बिकम डिक्रीज। जैसे ग्राफ में ग्राफ की 10 मिनट्स पर देखें या 10 सेकंड्स पर देखें तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। इसी तरह ग्रेजुअली डिक्रीज होते होते एट द 60 सेकंड
आप देखें कि तमाम का तमाम रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। लास्ट बीकर में ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी बी की फॉर्मेशन बता रहे हैं। अब बिल्कुल अगर इसी को फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को देखें ग्राफ में, तो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है एट ज़ीरो टाइम इंटरवल, वो ज़ीरो था। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा हमेशा कि जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे शो की जाती है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी जो है वो वाई एक्सिस पे। ये जो एक्सिस के 2 डायमेंशनल एक्सिस हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके इल्म में होगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव वाई है। लेकिन हम क्योंकि प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई को ही कंसीडर कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को ग्राफ बहुत अच्छी तरह से आता होगा बनाना। आप लोगों ने यकीनन प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं और ड्रॉ भी किए हैं। तो यहाँ पर हमेशा इंडिपेंडेंट फैक्टर किसी भी कंपैरेटिव स्टडी का एक्स एक्सिस पे है, यहाँ पर टाइम एक्स एक्सिस पे है, और टाइम के अगेंस्ट आपके पास कंसंट्रेशन है। यानी जब टाइम ज़ीरो था, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस वक्त रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, और जब रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया तो उस वक्त जो है ये ग्रीन लाइन के टॉप एरिया आपको जाहिर कर रहा है कि अब रिएक्टेंट तो ख़त्म हो गया है, तमाम के तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये डिफरेंट कलर्स आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को जाहिर कर रहे हैं। अब उस ग्राफ को, अच्छा बाज़ का क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ रेट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो आपको वहाँ पर किसी भी रिएक्शन को कंसीडर करके आपने इसी तरह ग्राफ ड्रॉ करना है और वहाँ पे ये बताना है एक सपोज ग्राफ की शक्ल में। जी हम वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सपोज ग्राफ। तो वहाँ आपने इमेजिनरी रिएक्शन को इस तरह से जाहिर करना है और इसको एक्सप्लेन करना है कि आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट को कौन सी लाइन जाहिर कर रही है और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को कौन सी लाइन जो है वो जाहिर कर रही है। और ये कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे क्या होंगे, वाई एक्सिस पे क्या होंगे। हो सकता है एग्जाम में हम आपको एक ग्राफ दे दें और उस वक्त आपसे कहा जाए कि इसके कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। या अगर आप आपसे कोऑर्डिनेट ऑल्टर कर दें तो भी आपके जहन में होना चाहिए कौन सा कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगा और कौन सा वाई एक्सिस पर आएगा। अब अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात कर लें रेट की, तो अब डायरेक्टली आपके पास मैथमेटिकली फॉर्म में रेट को हमने लिख दिया है कि जनाब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम पीरियड या टाइम चेंज। कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा सी से रिप्रेजेंट किया है और चेंज इन टाइम को हमने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया है। दिस ट्रायंगुलर साइन इज़ यूज फॉर द मेजरिंग द चेंज एंड द ह्यूज चेंज, जो कि एक वाज़ह आपको नज़र आ रहा है। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये रिएक्शन आपको एक होम असाइनमेंट की हेडिंग में नज़र आ रहे हैं। 2 रिएक्शन मैंने गिवन है, A+B फर्स्ट रिएक्शन में जो कि कन्वर्ट हो रहा है C+D में, और सिमिलरली दूसरा रिएक्शन सेम है बट कोफिशिएंट्स उसके साथ ऐड कर दिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसमें कोफिशिएंट मेंशन नहीं है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स नहीं होंगे। वो अंडरस्टूड है कि जिसके साथ नहीं लिखा हुआ उसके कोफिशिएंट 1 यानी इक्विमोलर जो है वो प्रोपोर्शन है इस रिएक्टेंट का, और इक्विमोलर ही प्रोडक्ट हमें हासिल हो रहे हैं, जबकि A-B कुछ भी हो सकता है सेकेंड एग्जाम्पल में। तो ज़रा आप खुद से ट्राई कीजिएगा एज अ होम असाइनमेंट कि आप जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं या नहीं। आगे फर्दर स्लाइड्स में मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी, लेकिन फिर फॉर द सेल्फ असेसमेंट आप उसको ज़रा रीचेक कीजिएगा। रेट को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि एक्चुअली रेट क्या है, स्पीड ऑफ रिएक्शन। इट्स मीन के चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हो चाहे वो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हमेशा रेट पॉजिटिव होगा क्योंकि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही होती है। जबकि अगर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की बात करेंगे तो हमेशा रेट को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे होते हैं।
हैं। तो इस चीज़ को ज़रा जहन में रखिएगा। आपको रिटन फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ओरली मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं रेट को डिफ़ाइन करने के लिए। यहाँ कुछ टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं। एक टर्म हम जो फर्स्ट इस्तेमाल करते हैं वो है इंस्टेंटेनियस रेट। अब इंस्टेंटेनियस उर्दू में हम क्या कहेंगे, फौरी तौर पर, कि फौरी तौर पर जो रेट। अब फौरी तौर पे रेट मालूम करना क्या कॉन्सेप्ट आता है। यकीनन एक रिएक्शन को अगर आप जहन में रखें तो रिएक्शन किसी न किसी कंटेनर में हो रहा होगा। लेट्स सपोज आपने किसी बीकर में कोई रिएक्शन स्टार्ट किया और उसका कंप्लीशन टाइम जो है वो 30 मिनट्स है या 1 आवर है या इवन जो है वो सेकंड्स में भी हो, वो कंप्लीट तो होगा, टाइम ड्यूरेशन तो उसमें लगेगा। जब टाइम ड्यूरेशन आपके पास स्पेशली जो थोड़े मॉडरेट स्पीड के रिएक्शंस होते हैं, लेट्स सपोज कि आपके पास रिएक्शन है जो 30 मिनट्स में कंप्लीट होना है। जैसे ही आपने रिएक्टेंट मिक्स किए तो अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया, यानी वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, रिएक्टेंट डिसअपेयर होना शुरू हो गए और प्रोडक्ट की अपीयरेंस स्टार्ट हो गई। अब आप चाह रहे हैं कि आप 5th मिनट पर ये देखना चाह रहे हैं या 10th मिनट पर आप ये देखना चाह रहे हैं कितना रिएक्टेंट बच गया या कितना प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस हो गया। तो वो रेट जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे मालूम किया जाता है वो इंस्टेंटेनियस रेट कहलाता है। पहले हम BS फर्स्ट सेमेस्टर में इसका एक्सपेरिमेंट भी लैब में परफॉर्म करवाते थे। हिस्ट्रिफिकेशन ऑफ रिएक्शन करवाया जाता था, फिर उसकी एनालिसिस की जाती थी। अब वो थोड़ा सा हायर क्लासेस में ट्रांसफ़र कर दिया गया है उस एक्सपेरिमेंट को। लेकिन इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो हम जब लाइव क्लासेस करेंगे तो या लैब्स परफॉर्म करेंगे तो उसमें इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन या उस रिएक्शन को विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ज़रूर बताऊँगी कि आखिर ये इंस्टेंटेनियस रिएक्शन या कोई रिएक्शन किसी कंटेनर में प्रोसीड कर रहा है तो उसको फौरी तौर पर रोका कैसे जा सकता है, या उसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट कैसे मालूम की जाएगी। और इसके अलावा और मज़ीद मेथड्स भी हैं जिसमें हम मालूम करते हैं और फर्दर वो हमारे सिलेबस में शामिल भी हैं, और जब उसकी टर्न आएगी तो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस फौरी रेट, एवरेज रेट। एवरेज यकीनन ये सिंगल तो एवरेज नहीं हो सकता, इट्स मीन कि सिंगल टाइम पीरियड पे एवरेज नहीं ले सकते। एवरेज लेने के लिए मिनिमम जो है वो 2 एक स्टार्टिंग पॉइंट या एक एंड पॉइंट का होना लाजमी है। इट्स मीन कि अगर वही रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद अब विद इन द टाइम पीरियड आप उसकी रेंज मालूम करना चाह रहे हैं, यानी 5th to 10th मिनट के जो टाइम पीरियड है या ड्यूरेशन है उसके दौरान। अच्छा, एवरेज रेट मालूम करने की ज़रूरत क्यों पेश आती? इसलिए कि जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन स्टार्ट करने से एंड होने तक यानी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होने तक या कंप्लीट होने तक रिएक्शन की स्पीड ज़रूरी नहीं कि वो सिमिलर रहे या कांस्टेंट रहे या मुस्तकिल रहे, ये तब्दील हो सकती है। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो कि स्टार्ट में बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो एंड में बहुत फास्ट या स्लो हो जाते हैं, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन या प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की जो इक्विलिब्रियम है ये वेरी करता रहता है। अब जब ये कंडीशन होती है और अगर हम चाहें कि विद इन द पीरियड हम कोई रेट मालूम कर सकें तो उसके लिए यकीनन एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक फाइनल पॉइंट होगा। इट्स मीन एक इनिशियल कंसंट्रेशन होगी एट इनिशियल टाइम T1 और एक फाइनल कंसंट्रेशन होगी, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हों या प्रोडक्ट ले रहे हों, एट टाइम 2। हम उस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन ले रहे हैं तो रेट पॉजिटिव होगा, और अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में ले रहे हैं तो यकीनन रेट जो है वो नेगेटिव होगा। उसके बाद ये चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि स्पेशली इन फिज़िकल केमिस्ट्री यूनिट्स के बगैर आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। हमेशा मैं स्टूडेंट को जो है एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको किसी पेपर पे या बोर्ड पे कोई फिगर नज़र आता है कि 10 लिख दिया, अब उस 10 की क्या मीनिंग है? अगर उसके साथ हम लिख दें 10 kg तो फ़ौरन माइंड में आ जाएगा किसी वेट की बात हो रही है। अगर उसके साथ लिख दिया जाए 10 लीटर तो इट्स मीन कि वो लिक्विड है। और अगर हमने उसके साथ 10 मीटर लिख दिया तो इट्स मीन कि वो लेंथ है। तो इट्स मीन कि 10 इज़ नथिंग। और अगर 10 करोड़ लिख दिया जाए
कहीं ह्यूज अमाउंट है, 10 रुपीज़ लिख दिया जाए तो उसके मीनिंग बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो यूनिट एक्चुअली जो है वो डिफ़ाइन करता है वैल्यू को। इसी तरह सिमिलरली आपके पास फिज़िकल केमिस्ट्री में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, एक सिर्फ केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर नहीं, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़ने हैं उसमें जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी है उन सब के स्पेसिफिक यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे। हम क्योंकि रेट की बात कर रहे हैं, रेट का भी मैंने आपको फार्मूला बताया, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का यूनिट आपके इल्म में होगा कि मोल्स पर लीटर अमूमन हम मोलैरिटी के टर्म में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो कि यकीनन सोल्यूशन का चैप्टर आपको जो भी रिलेटेड टीचर पढ़ाएंगे, अभी मेरे इल्म में नहीं है किसके पास है सोल्यूशन का चैप्टर, तो वो आपको यकीनन और भी कंसंट्रेशन यूनिट्स और उसकी कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल सब अच्छी तरह से आपको सिखाएंगे। तो बहरहाल कंसंट्रेशन का जो भी यूनिट होगा अगर उसको पर यूनिट टाइम लें, इसी तरह टाइम के भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं, आवर्स हैं, पर ईयर हो सकता है, पर मंथ हो सकता है, ये तमाम जो है वो टाइम फैक्टर है। अब इनके कन्वर्जन्स भी आपको आने चाहिए कि अगर आपके पास जब न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल करने के दौरान आपके पास कुछ डाटा आपको सेकंड्स में दे दिया जाए, कुछ आपके पास आवर्स में दिया हुआ हो, आप उसको किसी एक सिमिलर यूनिट में करेंगे, वो डिपेंड करता है आपके बाकी जो भी रिस्पेक्टिव डेटा उसके साथ मौजूद होगा कि आपने किस में करना है। यकीनन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की कुछ छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको तमाम बता दी। रेट किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट किसे कहते हैं, और एवरेज रेट किसे कहा जाता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ ही साथ उसका यूनिट क्या होगा। अब यहाँ से जो फर्दर मैं प्रोसीड करूँगी तो वहाँ पर अब न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रेट लॉ, लेकिन ये रेट लॉ भी एक्चुअली उसी की ही यूँ समझ लें कि एडिशन है। ये टॉपिक जो है वो रेट अगर नहीं समझ आया होगा तो रेट लॉ आपको समझ नहीं आएगा, और रेट लॉ से ही आगे चलेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पहुँचेंगे। यानी अब मज़ीद आप स्टेप्स जो हैं वो आगे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं ताकि आपको केमिकल काइनेटिक्स का असल पर्पस, फैक्टर्स के इफेक्टिंग स्पीड वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो जनाब रेट लॉ, सबसे पहले मैं इसकी जो है वो डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। रेट लॉ है क्या? जब रेट अच्छी तरह से समझ आ गया तो रेट लॉ एक्चुअली द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू सम पावर। एक एग्जाम्पल दी हुई है आपके सामने, और एग्जाम्पल में अगेन वही रिएक्टेंट्स हैं विद कोफिशिएंट्स हैं, और ये दीज कोफिशिएंट आर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ मोल्स। एक ए रिएक्टेंट है जिसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए की फॉर्म में लिखे हुए हैं, एक बी रिएक्टेंट है जिसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल बी की फॉर्म में लिखे हुए हैं, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं सी प्लस डी, यानी दो तरह की हमारे पास प्रोडक्ट बन रही हैं। अगर हमने रेट लॉ को रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में तो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट्स के अंदर रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली इन रिएक्टेंट्स का मतलब होता है कि कंसंट्रेशन। यकीनन आप सबके इल्म में होगा कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर पर जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो यकीनन मोल्स पर लीटर है, और रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, और बीइंग रेज टू सम पावर का मतलब ये यहाँ इस फर्स्ट एग्जांपल में मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि एक जनरल फॉर्म में मैं लिख रही थी उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में। तो इन बेसिक टर्म रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट्स, और उनके जो भी कोफिशिएंट्स होते हैं वो उनकी पावर बन जाता है। अच्छा, यहाँ आपके इल्म में होगा कि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इक्वल टू आ जाता है, क्योंकि डायरेक्टली साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ करते हुए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। तो ये कुछ अलजेब्रिक और कुछ मैथमेटिकल रूल्स को हमें फॉलो करना होता है, तो उसको जो है रिप्लेस किया जाता है हमेशा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू विद द कांस्टेंट। अब यहाँ पे रेट लॉ का कांस्टेंट जो है वो के से रिप्रेजेंट किया जाता है,
और फॉर द ईच एग्जाम्पल के का यूनिट भी वेरी करेगा, डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट्स एंड रेट यूनिट। तो यहाँ फ़िलहाल सिर्फ एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, और इससे आगे हम मज़ीद जो है इसकी बहुत डिटेल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपके अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और इसको यकीनन दोबारा आप रिपीटली पढ़िए। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं थी, लेकिन हमें रिकॉल करने की ज़रूरत थी इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि अगर इसको आप अच्छी तरह से बेसिकली नहीं समझेंगे तो आपके लिए फ़र्दर चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ तक इसको समझिए। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।